Hello friends, welcome back in my another lecture in linear programming problem. Today I am going to discuss some special cases in LPP and which are pertaining to solutions of the linear programming problem. So let's start uh, with first one. First one is the alternate optimal solution. Sometime alternate optimal solution exists for the given LPP. As we already know that if optimal solution of any LPP exists, then that lies at one of the corner point of the feasible region, and that is unique. Unique means एक ही हमारे पास optimal solution आएगा. This is what we know so far, right? However, in certain cases, a given LPP may have more than one solution, more than one solution having same value of the having same optimal value of a objective function z, right? Also, each of such optimal solution is known as alternate optimal solution. So when alternate optimal solution exist, कैसे करेगा exist? There are certain condition. Under those two, there are two conditions. Under those two conditions, given problem have more than one optimal solution. The first one is the given objective function z. This is parallel to a constant that form the boundary of the feasible region, from the boundary of the feasible region. ये z जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा ये उस कांस्टेंट के साथ पैरेलल होगा जो फिजिकल रीजन की बाउंड्री बनाएगी, राइट? वन ऑफ द फिजिकल रीजन की बाउंड्री. सेकंड कंडीशन इज द कांस्टेंट शुड बी एक्टिव कांस्टेंट. शुड बी, ये जो कांस्टेंट है ये कैसी होनी चाहिए? एक्टिव कांस्टेंट हो. शुड बी एक्टिव कांस्टेंट, दैट इज it passes through one of the corner point of the feasible region, one of the corner point of the feasible region. एक्टिव कांस्टेंट भी ये किसी फिजिकल रीजन के कॉर्नर पॉइंट होके जाए, ये वाली कांस्टेंट जो स्टेप 1 में लिखी थी. या ऐसा भी बोल सकते हैं दैट इज एट ऑप्टिमैलिटी जहाँ पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, राइट? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कांस्टेंट इक्वल्स राइट हैंड साइड. जहाँ पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, जिस भी कॉर्नर पॉइंट ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, उस केस में ये वाले जो कांस्टेंट है वो क्या होनी चाहिए? उसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए. दैट मीन्स एक्टिव कांस्टेंट. एंड द सेकंड केस इज इनफिजिबल सॉल्यूशन. इनफिजिबल सॉल्यूशन मीन्स फिजिबल सॉल्यूशन आता है ना, किसी का सॉल्यूशन आएगा, इनफिजिबल सॉल्यूशन होगा ही, राइट? व्हेन वैल्यू ऑफ द डिसीजन वेरिएबल decision variables does not satisfy all of the constraints. That is इसका मीनिंग क्या? that is there is no
there is no common shaded portion to all the constants. क्वेश्चन में जितनी भी कांस्टेंट होगी उनमें कोई कॉमन शेडेड पोर्शन नहीं आ रहा है. सो देन तब हम क्या बोलते हैं, देन LPP हैव नो फिजिबल सॉल्यूशन. नो फिजिबल सॉल्यूशन मीन्स दैट इज इनफिजिबल सॉल्यूशन. फिजिबल सॉल्यूशन होगा ही नहीं तो इनफिजिबल मीन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, इनफिजिबल सॉल्यूशन. या ऐसा भी हो सकता है गिवन प्रॉब्लम को हम गिवन LPP प्रॉब्लम को हम ग्राफिकली सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ग्राफिकली सॉल्व करने पर तो हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशन आता है. एंड द थर्ड केस इज अनबाउंडेड सॉल्यूशन. अनबाउंडेड मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे, काउंटलेस सॉल्यूशंस आएंगे हमारे पास, काउंटलेस ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आएंगे. तो दैट मीन्स अनबाउंडेड सॉल्यूशन, राइट. तो व्हेन द वैल्यू ऑफ डिसीजन वेरिएबल, then the value of decision variables may increase, या तो हम डिसीजन वेरिएबल इंक्रीज करें या डिक्रीज करें indefinitely, राइट. indefinitely इसको हम अगर indefinitely इंक्रीज करें without violating any of the constant means given constants जो भी होगी, any of the constants, then तब हम के फिजिबल रीजन को बोलते हैं, देन फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड. तो उस केस में हम बोलते हैं फिजिबल रीजन कैसा आ गया हमारे पास, अनबाउंडेड आ गया. या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, नोट के थ्रू में लिख रहा हूँ यहाँ पर, दैट इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z in such case may increase किस लिए होगी, फॉर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए, may increase फॉर मैक्सिमाइजेशन और डिक्रीज किसके लिए होगी, फॉर अगर मान लो प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है, डिक्रीज फॉर मिनिमाइजेशन इनडेफिनेटली, दस इस केस में क्या बोल सकते हैं, दस वो द सॉल्यूशन, जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा वो द सॉल्यूशन एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू मीन z वैल्यू आर अनबाउंडेड. तो उस केस में ऑब्जेक्टिव फंक्शन अनबाउंडेड तो होगा ही, और साथ साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी कैसे आएंगे हमारे पास, ऑप्टिमल सॉल्यूशन अनबाउंडेड मीन इनफाइनाइट आएगा, दैट मीन्स इनफाइनाइट. एंड सेकेंड इज नोटिस, it is possible for a feasible region to be unbounded. मीन्स ऐसा हो सकता है हमारे पास फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, what z not to be unbounded. ऐसा ही आ सकता है हमारे पास, फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है बट z इज नॉट अनबाउंडेड. दैट इज हम बोल सकते हैं दैट इज अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में leads to some definite वैल्यू ऑफ z. तो ऐसा भी हो सकता है हमारे पास फिजिबल रीजन तो अनबाउंडेड है बट ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाए, बाउंडेड आ जाए, मीन सम डेफिनेट वैल्यू आ जाए. सो दीज आर द थ्री केसेस, राइट, pertaining to solution of linear programming problem. Now I'm going to illustrate each of these three cases with one example each, right? So let's start. I'm going to start with now example.
here is the first example, right? This is the first example, right? Use graphical method to solve this LPP. One objective function is given and two main constants are given, and these two are the non-negative constants. So let us put this to be equation number 1 and these to be equation number 2. Solution, पहले हम ग्राफिकल मेथड से फिजिकल रीजन निकालेंगे. y ग्राफिकल मेथड कॉन्स्टेंट्स के हम इक्वेशन सपोज कर लेते हैं. 5x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 30 एंड सेकेंड इज x1 plus 2x2 is equal to 18. Let us put this to be 3 and this to be 4. दोनों पर दो दो पॉइंट निकाल लेते हैं. where these two meet x axis and y axis. अगर मैं x1 को 0 सपोज करूँ ये आ जाएगा हमारे पास 10. अगर मैं x2 को 0 सपोज करूँ ये आ जाएगा हमारे पास 6. So 0, 10 and 6, 0 are any two points in this on this equation. इस पर भी निकाल लेते हैं. x1 0 होगा तो ये 9 आ जाएगा. अगर मैं x2 को 0 रखूँ तो ये क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा. तो दीज आर एनी टू पॉइंट्स ऑन दीज टू. यहाँ बोल सकते हैं दीज आर एनी टू पॉइंट्स ऑन ईच ऑफ द इक्वलिटी. और ये इक्वलिटी किसकी है? जो गिवन इक्वेशन 2 में जो दो मेन कांस्टेंट थी उसकी मैंने जो इक्वलिटी कंसीडर की थी. दो पॉइंट्स निकाल दिए, राइट. नाउ at origin O whose coordinate are 0 0, inequalities in 2 becomes बस ये मेन इनइक्वलिटीज की बात हो रही है. अगर हम x1 x2 दोनों 0 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 30 और दूसरी बन जाएगी 0 लेस देन इक्वल टू 8. तो बोथ आर ट्रू. 0 इज लेस देन 30, 0 इज लेस देन 80. दिस इंप्लाइज बोथ आर ट्रू, राइट. अब इनका हम ग्राफ बना लेते हैं. सो दीज आर द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस, राइट. तो इसको मैंने हॉरिजॉन्टल को x1 सपोज किया और वर्टिकल को x2 एंड दिस इज द पॉइंट O वेयर दीज टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस मीट. लेट अस पुट दिस इज 2 4 6 8 10 12 14 16 18. इसको भी सपोज करते हैं 2 4 6 8 10. अब इनको प्लॉट कर लेते हैं इन पॉइंट्स को. 0 10 x0 by 10. 0 10 तो ये पॉइंट होगा 6 0 6 0 ये पॉइंट आएगा, राइट. दिस पॉइंट इज 6 0 एंड दिस पॉइंट इज 0 10. नेक्स्ट कर लेते हैं 0 9 यहाँ जैसे आएगा कहीं ये पॉइंट होगा हमारे पास 0 9. दिस पॉइंट इज 0 9 और 18 0 इज दिस वन. दिस पॉइंट इज 18 0, राइट. अब इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, राइट. तो वो कौन कौन सी लाइंस होगी हमारे पास? पहले तो 0 10 और 6 0 को करते हैं. 0 10 एंड 6 0 इनको आपस में ज्वाइन कर लेते हैं. तो ये हुआ 0 10 एंड 6 0. अब हमारे पास 0 9 एंड 18 0 फोर्थ क्वेश्चन के लिए. 0 9 एंड 18 0. इनको ज्वाइन करने पर हमारे पास ऐसी लाइन मिलेगी, राइट. सो ये 0 10 10 0 कौन थी? ये वाली थी हमारी थर्ड एंड दिस इज फॉर फोर्थ वन. बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर सेटिस्फाइड एट ऑरिजिन 0 0. इट मीन दोनों को हम 0 की तरफ को शेड करेंगे. थर्ड क्वेश्चन थी इसको हम 0 की तरफ शेड करेंगे ऑरिजिन की तरफ को. फोर्थ को भी ऑरिजिन को तरफ शेड करेंगे. तो कॉमन जो शेडेड पोर्शन आएगा दैट विल बी दिस वन. ये वाला हमारा कॉमन शेडेड पोर्शन होगा जो दोनों के लिए शेड हो रहा है, राइट. कॉमन शेडेड पोर्शन है बाउंडेड बाय बोथ द constants that has been obtained from by considering the equalities. ये हमारे पास क्या है? दिस इज बाउंडेड. क्लियरली दिस इज बाउंडेड फिजिबल रीजन. फिजिबल रीजन कैसा है हमारे पास? बाउंडेड है, राइट. बाउंडेड फिजिबल रीजन. इस पर हम कॉर्नर पॉइंट भी निकाल सकते हैं. फर्स्ट इज O, सेकंड ये पॉइंट ए. ये तो वैसे ही आएगा ए सपोज किया मैंने. ये वाला कॉर्नर पॉइंट थर्ड है इसको मैंने B सपोज किया. ये वाला इसको मैंने C सपोज. C के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी आ गए 6 0. इसके भी ऑलरेडी आ गए.
ए के भी आगे बी, बी इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, बी इज इंटरसेक्शन ऑफ 3 एंड 4, 3 और 4 को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो और इसके एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा 6/7 और वाई आ जाएगा 60/7. तो इन दिस वे वी हैव आइडेंटिफाइड ऑल द कॉर्नर पॉइंट्स, देयर आर 4 कॉर्नर पॉइंट्स ओ ए बी सी और इनके कोऑर्डिनेट्स भी आ गए, राइट. अब हम देख सकते हैं ये वाली जो लाइन है कांस्टेंट है, दिस लाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 3 and 3 is obtained from कांस्टेंट दिस वन. सो ये जो हमारे पास ये वाली जो लाइन है, लाइन 3 की बात हो रही है. दिस लाइन इज पैरेलल टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन z. रीजन बीइंग जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन z है, z की वैल्यू है ना हमारे पास 10x1 + 6x2. दिस इज एक्चुअली मल्टीपल. अगर मैं 2 यहाँ पर कॉमन निकालो, अंदर बनेगा 5x2, 5x1 + 3x2. तो व्हाट इज 5x1 + 3x2? This constant. So clearly objective function is multiple of the left hand side of first constant. So that's why this constant, this is parallel to the objective function. So this is one of the condition of alternate optimal solution. It means इसका alternate optimal solutions आने वाले हैं, right? And second हम आपको देखते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं, right? The common shaded portion, the common shaded portion bounded by both the constants is the required feasible region, right? This is the required feasible region as shown in the diagram below, right? Clearly this feasible region is bounded, right? अब हम पहले कॉर्नर पॉइंट, पहले हम तो इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखते हैं, कैसे निकाल लेते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन. इसका फाइंड कर लेते हैं. since y corner point method, optimal value of z lies at one of the corner point of the feasible region, therefore it is necessary to identify the corner points. हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिए हैं. एंड दीज आर, पहला तो O है जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 है. नेक्स्ट हमारे पास A है, A के कोऑर्डिनेट 0 10 है. A के कोऑर्डिनेट क्या आए थे हमारे पास 0 10, सॉरी 0 9. A के 0 9 है. फिर B है 6/7, 60/7. एंड हमारे पास C है, C के कोऑर्डिनेट आए थे हमारे पास 6 0. दिस इज राइट. therefore value of z at each of these corner points of the feasible region is given below. हमारे पास क्या है, O A B C, 4 कॉर्नर पॉइंट आए थे. इसके कोऑर्डिनेट तो 0 0 हैं. A के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0 9 जो हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए थे डायग्राम में. C क्या थे हमारे पास 6/7, 60/7. और D क्या है हमारे पास 6 and 0. और वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन Z क्या था हमारे पास, Z था हमारे पास 10x1 + 6x2. ये गिवन था ऑलरेडी हमारे पास. x1 यहाँ तो 0 आ जाएगी वैल्यू, 0 यहाँ 9 54 बन जाएगा. ये यहाँ पुट करेंगे, ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, इससे आ जाएगी हमारे पास 60 वैल्यू. ये हम यहाँ रखेंगे, ये भी आ जाएगी 60 वैल्यू. अब हम देख सकते हैं जो हमारे पास क्या आ रही है,
मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास दो कॉर्नर पॉइंट्स पर आ रही है, कॉर्नर पॉइंट बी और सी पर, दोनों पर जो है मैक्सिमम वैल्यू है, राइट। सो क्लियरली the value of objective function z is maximum at two corner points b having coordinate these one and c 60, right. Therefore given LPP have alternate ऑप्टिमल सॉल्यूशन, एक से ज़्यादा है अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। कैसे लगा पता, बिकॉज दो कॉर्नर पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेट, देयरफॉर गिवन प्रॉब्लम हैव अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशंस एंड आर गिवन एज क्या क्या होंगे, या तो x1 होगा 6/7 और x2 होगा 60/7, या तो दूसरी ऑप्शन क्या है, और या एंड ये भी हमारे पास ऑप्शन x1 होगा 6 और x2 क्या होगा 0 होगा, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z क्या आएगी हमारे पास, वो तो 60 ऑलरेडी है, राइट। अब हम देख सकते हैं जो सेकंड कांस्टेंट कैसी थी हमारे पास, जो पहली कंडीशन होती है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मस्ट बी पैरेलल टू द गिवन कांस्टेंट, वो पहली कंडीशन थी हमारे पास, राइट। अब हम क्लियर बोल सकते हैं, यहाँ हम चेक भी कर सकते हैं। सेकंड क्या थी हमारे पास, कांस्टेंट मस्ट बी एक्टिव कांस्टेंट, जो सेकंड कंडीशन थी हमारे पास सॉल्यूशन आने की, वो क्या थी, कांस्टेंट मस्ट बी एक्टिव कांस्टेंट। यू कैन सी दिस कांस्टेंट, इस कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट थी हमारे पास, जो कांस्टेंट 3 थी, जो ये कांस्टेंट, ये वाली 3 इक्वेशन 3 की जो कांस्टेंट बनी थी हमारे पास, क्या है, एट ऑप्टिमैलिटी एट बिकॉज बी और सी ऑप्टिमैलिटी दैट इज एट बी एंड सी। अगर हम बी के कोऑर्डिनेट और सी के कोऑर्डिनेट 1 by 1 यहाँ पुट करेंगे या यहाँ पुट करेंगे, हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल। सो एट ऑप्टिमैलिटी दैट इज एट बी एंड सी, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ कांस्टेंट 3 इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो बिकॉज दिस इक्वेशन 3 इज ऑब्टेन फ्रॉम, इक्वेशन 3 कहाँ से मिली थी हमारे को, दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम दिस कांस्टेंट। सो एट ऑप्टिमैलिटी बी और सी ऑप्टिमैलिटी वाली कंडीशन है, सो एट दिस लेफ्ट हैंड साइड अगर हम यहाँ पुट करेंगे बी के कोऑर्डिनेट और सी के कोऑर्डिनेट 1 by 1, 30 इक्वल टू 30 आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट्स व्हाई दिस कांस्टेंट इज एक्टिव कांस्टेंट एंड एट द सेम टाइम दिस कांस्टेंट इज पैरेलल टू z। तो यहाँ से भी आइडिया हमारे को आ रहा है कि इस एलपीपी के अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे। अगर आपने ये लिखना भी नहीं है तो वैसे भी आइडिया है आएगी हमारे पास, बिकॉज दो डिफरेंट कॉर्नर पॉइंट पर हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू आई, सेम आई, तो दैट्स व्हाई दिस प्रॉब्लम हैव alternate optimal solution and those are given like this, right. Now come to the second problem. Second problem is this one, right. This is the second problem. Solve the LPP graphically. This is objective function and these are the two main constant and these two are non-negative constant. Let us suppose this to be 1 and these to be 2, right. Solution by graphical method, पहले इनकी कांस्टेंट को इक्वलिटी सपोज कर लेते हैं, -2x1 प्लस -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, दूसरी है 3x - 2y इज इक्वल टू -20। लेट अस सपोज दिस टू बी 3 एंड दिस टू बी 4, दो पॉइंट निकाल लेते हैं। x 0 रखेंगे तो ये आएगा 9/3, 3 आ जाएगा हमारे पास। अगर मैं x बाई को 0 रखूँगा ये आ जाएगा -9/2 -4.5 आ जाएगा। इस पर भी दो पॉइंट निकालते हैं, x 0 आएगा ये आ जाएगा 10। अगर मैं यहाँ पर बाई 0 रखता हूँ ये आ जाएगा -20/3 -20/3। दीज आर एनी टू points on each equality, right. Now at origin O 0 0 inequalities 2 becomes, देख लेते हैं क्या बनती हैं, inequalities 2 becomes
पहली तो हो जाएगी एक्स वाई जीरो रखेंगे, जीरो लेस देन इक्वल टू 9, दूसरी बनेगी जीरो लेस देन इक्वल टू -20। ये तो ट्रू है, जीरो लेस देन 9 नहीं होता है, बट दिस इज फॉल्स। जीरो लेस देन -20 थोड़ी ना, जीरो इज ग्रेटर देन -20, सो दिस इज फॉल्स। एक तो हमारे पास ट्रू है, दिस इज फॉल्स बाय पुटिंग एक्स वाई जीरो इन बोथ ऑफ दीज कांस्टेंट 1 by 1। अगर हम इनको अब ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, दीज आर द म्यूचुअली टू परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास एक्स है, ये एक्स डैश है, दिस इज वाई, राइट, एंड दिस इज द पॉइंट origin O where these two mutually perpendicular lines meet, right? तो इनको सपोज करना 2 4 6 8 10, दिस इज -2 -4 -6 -8, दिस इज, इसको भी सपोज कर लेते हैं 2 4 6 8 10, राइट, इन दिस वे। तो हमारे पास पहला प्लॉट कर लेते हैं इनको, x0/3, x0/3 हमारे पास यहाँ जैसे आएगा कहीं x0/3, ये पॉइंट यहाँ जैसे आएगा कहीं 2 और 4 के बीच में। दूसरा क्या है -9 -4.5, x -4.5 यहाँ जैसे होगा, बिकॉज यहाँ 5 होगा, यहाँ 5 होगा तो यहाँ जैसे आएगा कहीं, दिस इज -4.5, राइट। ये पॉइंट होगा -9/2 और 0, यहाँ पर ये है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे हम। ये पॉइंट कौन सा है हमारे पास, ये पॉइंट है हमारे पास 0 3, ये पॉइंट। और नेक्स्ट x0/10, x0/10 तो ये पॉइंट होगा, दिस पॉइंट इज x0/10 0 10। नेक्स्ट है हमारे पास -20/3 -6 पॉइंट समथिंग, राइट, दिस इज -6 पॉइंट समथिंग, तो 7 से पहले ही आएगा। यहाँ जैसे अगर 7 होगा तो यहाँ जैसे होगा, दिस इज -20/3 एंड 0। अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं आपस में, राइट। पहला क्या क्या है हमारे पास, -9/this1 इनको, बट फिजिबल रीजन लाइज ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, डॉट ईडी करूँगा, बिकॉज एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो शेडेड पोर्शन या फिजिबल रीजन हो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ पर भी इनको भी आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, दीज टू लाइन्स, इनको हम करेंगे अगर इस तरह से ज्वाइन, ऐसा आएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा इस तरह से। यहाँ डॉट हिट किया मैंने अगेन, राइट। तो देखते हैं हमारे पास फिजिबल रीजन कहाँ, अब फर्स्ट इज ट्रू, फर्स्ट मीन्स ये वाली कौन सी थी हमारे पास 0 3 और -9/2, ये हमारे पास 3 थी, और ये कौन सी है, दिस इज 4th, ये 3 की क्वेश्चन है, 4th की क्वेश्चन है। नाउ थर्ड इज ट्रू, थर्ड इज ट्रू मीन्स इसको हम ऑरिजिन को तरफ को शेड करेंगे, तो इसका शेडेड पोर्शन तो ये आएगा, क्लियर है, ऑरिजिन को तरफ शेड करेंगे तो इसका शेडेड पोर्शन ये आएगा हमारे पास इन दिस वे। और फोर्थ वन इज फॉल्स, तो ये इसका अवे फ्रॉम द ऑरिजिन एंड ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये वाला इसका शेडेड पोर्शन आएगा इस तरह से, राइट, इस तरह से जो आएगा ऊपर चलता जाएगा। सो दिस इज क्लियर हेयर, इसका शेडेड पोर्शन तो ये है, दूसरे का शेडेड पोर्शन ये है, सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली there is no common shaded portion to both the given constants, right। तो हम बोल सकते हैं दिस implies, इट मीन्स फिजिबल रीजन आ ही नहीं रहा है हमारे पास, दिस implies फिजिबल रीजन फॉर द गिवन LPP डजंट एग्जिस्ट, आ ही नहीं रहा है हमारे पास, डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम ऐसा भी बोल सकते हैं दैट इज देयर इज इनफिजिबल सॉल्यूशन, इट मीन्स इसके सॉल्यूशंस कैसे आएंगे, इनफिजिबल आएंगे, देयर इज इनफिजिबल सॉल्यूशन, या ऐसा भी बोल सकते हैं हम दैट इज गिवन LPP cannot be solved graphically, इसको हम ग्राफिकली सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसके इनफिजिबल सॉल्यूशन मीन्स इसके सॉल्यूशन आ ही नहीं रहे हैं, इनफिजिबल मीन्स नो सॉल्यूशन एक्चुअली,
इन फिजिकल सोल्यूशन। तो इस प्रॉब्लम को हम ग्राफिकली सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल related to third case. So this is another example. Again we have to solve this graphically. This is the objective function and these two are the main constants, right. इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ. अगर मैं लेस देन में कन्वर्ट करना, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -x1 + 2x2, तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू -1. सिमिलरली यहाँ आ जाएगा -x1 - 2x2, ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू -3. अब इनको मैं क्या सपोज कर रहा हूँ, इनको मैं 2 सपोज कर रहा हूँ, इसको मैं 1 सपोज कर रहा हूँ, राइट. मैंने लेस देन टाइप में की, तो माइनस अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वलिटी का साइन भी चेंज हो जाता है, बाकी साइन तो चेंज होंगे ही होंगे, राइट. नाउ बाय ग्राफिकल मेथड दोनों की पहले इक्वलिटी कंसिडर कर लेते हैं, राइट. लेट -x1 + 2x2 = -1 और दूसरी बनी -x1 - 2x2 = -3. इसको मैं 3 सपोज कर लेता हूँ, इसको मैं 4 सपोज. अब दो पॉइंट निकालते हैं दोनों पर. x1 = 0 तो ये आ जाएगा हमारे पास -हाफ आ जाएगा, राइट. इफ x2 = 0 तो ये आ जाएगा हमारे पास 1. इफ x1 = 0 सेकंड में अगर x1 0 रखेंगे तो ये आएगा 3/2, ये आ जाएगा हमारे पास 3/2. सॉरी इसमें 0 रख रहा हूँ. दूसरा अगर मैं x2 0 रखेंगे, x2 अगर हम 0 रखेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा. तो 3 0. these are any two points on each of the equality, राइट. दोनों इक्वलिटी पर दो पॉइंट्स निकाले. these are the point where this line meet x axis and y axis and this line meet x axis and y axis. These have been evaluated in this way, right. now देख लेते हैं. now at origin O having 0 0 inequalities 2 become, देखते हैं क्या बनती हैं. inequalities 2 becomes क्या हो जाएगी, ये तो हो जाएगी 0 < -1, 0 < -1. एंड दूसरी क्या बनेगी हमारे पास, दूसरी बनेगी 0 < -3. 0 < -1 दिस इज नॉट पॉसिबल, 0 < -3 दिस इज नॉट पॉसिबल. सो बोथ आर फॉल्स, बोथ फॉल्स, दोनों फॉल्स है. अब इनका हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, राइट. सो दीज आर द म्यूचुअली 2 परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन. लेट अस सपोज वर्टिकल x2 और इसको मैंने क्या सपोज किया x1, ये क्या होगा x2 डैश. तो यहाँ पॉइंट्स है हमारे पास, क्या क्या है, ये 1 2 ले लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5. इसको भी वैसे ले लेते हैं, 1 2 3 4. लेट अस सपोज ये भी मैंने क्या सपोज किया यहाँ पर, दिस इज -1. अब पॉइंट्स को प्लॉट, दिस इज ऑरिजिन O वेयर दीज टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस मीट. x0 by -हाफ, x0 by -हाफ यहाँ जैसे होगा पॉइंट, दिस पॉइंट इज 0 -हाफ. दूसरा क्या है 1 0, 1 0 मीन्स ये वाला पॉइंट 1 0, तो ये पॉइंट होगा, दिस पॉइंट इज 1 0. ये दो पॉइंट्स आ गए, इन दोनों को हम आपस में ज्वाइन करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास x0 by 3/2, 3/2 मीन्स डेड, राइट. बाई 3/2, 1 डेड, यहाँ जैसे होगा 3/2, राइट. ये पॉइंट होगा हमारे पास 0 एंड 3/2. दूसरा x 3/0, x 3/0 मीन्स ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज 3 0. इनको आप ज्वाइन कर लेते हैं आपस में, राइट. सो दैट पहले तो मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूँ. पहले कौन से हैं, फर्स्ट के पॉइंट थे 0 -हाफ एंड 1 0, 0 -हाफ एंड 1 0. ये दो पॉइंट्स में ज्वाइन आपस में. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा हमारे पास फिजिबल रीजन. तो यहाँ से मैं इसको डॉट ईडी करूंगा, बिकॉज x1 x2 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो फिजिबल रीजन लाइज ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. अब इन दोनों को भी आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, 0 3/2 एंड 3 0 को. इन दोनों को भी आपस में ज्वाइन कर लिया, राइट. सो क्या क्या किस की ये हमारे पास इक्वेशन थी, ये थी, ये तो हमारे पास थर्ड है, और ये किसके लिए है, ये है फोर्थ के लिए. दिस इज थर्ड फॉर दिस 2 पॉइंट, यहाँ से बनी. फोर्थ मीन्स ये इसके लिए है, इन 2 पॉइंट से बनी हुई है.
बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर फॉल्स, तो दोनों को हम जीरो ऑरिजिन से बाहर को शेड करेंगे, अवे फ्रॉम द ऑरिजिन। थर्ड को अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, थर्ड ये है अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, इधर को होगा और ऐसा पोर्शन आएगा। फोर्थ अवे फ्रॉम द ऑरिजिन ऐसा जाएगा, तो कॉमन शेडेड पोर्शन कौन सा आ रहा हमारे पास, ये कॉमन शेडेड पोर्शन आ रहा है हमारे पास। तो दिस इज द कॉमन शेडेड पोर्शन फॉर बोथ ऑफ दीज। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास फिजिबल रीजन आ गया, दिस इज अ फिजिबल रीजन, दिस इज नॉट बाउंडेड, दिस इज अनबाउंडेड, राइट। फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, ये क्लियरली यहाँ से अनबाउंडेड है, मीन्स इसको हम जितने मर्जी हम x1 x2 को इंडेफिनेटली इंक्रीज कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली हमारे पास जेड भी क्या हो जाएगा, इंडेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो द कॉमन शेडेड portion bounded by both the constraints is the required feasible region as shown in the डायग्राम बिलो, राइट। दिस इज क्लियरली अनबाउंडेड है। सो बट प्रॉब्लम किस चीज़ के हमारे पास, इसमें कॉर्नर पॉइंट हम निकालना चाहे तो आ सकते हैं। एक कॉर्नर पॉइंट तो ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, राइट। इसको मैं ए सपोज कर रहा हूँ, इसके कोऑर्डिनेट 3 0 है, इसको मैं बी सपोज करूंगा। बी मीन्स अगर मैं 3 और 4 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, इन दोनों क्वेश्चन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 2 एंड हाफ, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2 एंड हाफ जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। हियर लिख सकते हैं क्लियरली, देयर आर 2 corner points, A having coordinate 3 0 and B having coordinate 2 half, right, for the feasible region जो unbounded है, for the feasible region, right, and the value of z at these कॉर्नर पॉइंट्स आर, ए पर क्या वैल्यू आएगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की 15 एंड बी पर क्या आएगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगा 10 12 रिस्पेक्टिवली मीन्स ए पर वैल्यू 15 है और बी पर क्या वैल्यू है 12 है। वट हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, बट ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन टाइप का ना हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देयरफॉर वैल्यू ऑफ z कैन बी मेड arbitrarily large, मीन्स वैल्यू ऑफ z को हम जितना मर्जी इंक्रीज कर सकते हैं, arbitrarily large as b move from corner point A to the right, अगर हम कॉर्नर पॉइंट ए से राइट को मूव करेंगे, आप देख सकते हैं x1 भी इंक्रीज होगा, और हमारे पास क्या होगा x2 भी इंक्रीज होता जाएगा, अकॉर्डिंग हमारे पास z की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ऐसे इंक्रीज होती जाएगी, राइट। दैट इज बाय बोल सकते हैं, दैट इज बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2। अगर हम x1 x2 की वैल्यू इस अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में, because this line can be extended indefinitely, so in this feasible region can also be extended indefinitely, unbounded feasible region है, so value x1 and x2 can be increased as possible, right। so according मेरे पास z की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ये भी इंक्रीज होती जाएगी। so फाइनली मेरे पास क्या आएगा, therefore
both the objective function z and solution are अनबाउंडेड। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी अनबाउंडेड है और हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा वो भी कैसा है, अनबाउंडेड है। तो 12 15 12 तो छोड़िए, ऐसे बहुत सारे हमारे पास x1 x2 वैल्यूज हैं जहां पर हमारे पास वैल्यू इवन लार्ज देन मच लार्जर देन 15 आ जाएगी, राइट। सो दैट्स वाई ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू इज अनबाउंडेड and the optimal solution and the x1 x2 values या optimal solution values are both are unbounded, that is given problem have infinite number of solutions, जो इनको हम ऑप्टिमल सॉल्यूशंस बोलते हैं, राइट। तो इस प्रॉब्लम की कैसे हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, राइट। सो फ्रेंड्स, through this lecture we come to know that how alternate optimal solution can be obtained, and when given LPP have infeasible solution mean no solution, and when given LPP have a infinite number of solution, that is unbounded solution. So this is all about this lecture. Thank you.